क्योंकि उसके प्रति कवि ज्ञानेंद्रपति हमेशा विनम्र रहे हैं और उसके आगे वह उसी तरह से विनत रहे हैं, बिल्कुल जिज्ञासु भाव से और शिक्षार्थी भाव से। और अब भी उनकी नई से नई रचना भी पढ़ें तो आपको लगेगा कि एक संघर्ष है उसके पीछे। अब तक जितना रच आया हूँ उससे कुछ नया होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक कार्यक्रम था और जो आयोजक महोदय थे उनका परिचय, फिर उनकी प्रशंसा और फिर भूमिका और लंबी होती जा रही थी और वो बैठ गए थे अपना सब ले होकर के। तो अब उन्होंने देर होती देखी तो उनका धीरज छूट गया और उन्होंने कहा कि अब बस रहने दीजिए, अब मैं एक तैयार हो गया हूँ बजाने के लिए। आपने जितनी प्रशंसा की अब तक बजाता आया हूँ, लेकिन अब आज का ही अगर बजाना मेरा खराब हो गया तो ये सारी आपकी प्रशंसा पर पानी हो जाए। ये जिम्मेदारी, ये भाव एक कलाकार के भीतर होता है जो जागृत है हमेशा। हर रचना उसकी एक रचना होनी चाहिए, तो वह एक रचना है, रची जाती है। और इसको लेकर वे ज्ञानेंद्रपति हमेशा से बहुत गंभीर रहे। अभी नए संकलन में मैंने देखा कि परिचय का शीर्षक परिचय ही दिया हुआ है। अब सोचिए, रैदास परिचय और पुराने हमारे जो संत कवि हैं तो एक परंपरा रही है, उनकी परिचय चलती रही है जिसमें उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें होती हैं। तो परिचय, उस परिचय को आप पढ़िए और उनकी बातें सुनिए, उससे पता नहीं लगता कि वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के बहुत ही मेधावी अध्येता रहे। उसमें कहीं आपको उसका उल्लेख नहीं मिलेगा और उनसे बातचीत में आपको आभास भी नहीं मिलेगा और उनकी कविताओं से भी आभास नहीं मिलेगा। उन्होंने चंद्रवली सिंह के लिए कहा है हिंदी का हठ। चंद्रवली सिंह पर एक कविता है, हिंदी का हठ। प्रोफेसर चंद्रवली सिंह जी अंग्रेजी के, और उनको गर्व था कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमए, वो कहते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी का एमए होता होगा, लेकिन अंग्रेजी विभाग से इलाहाबाद से जिन्होंने किया है वो इसको नहीं सेंटते, तो इसका उनको एक थोड़ा लाज भी रहता था। लेकिन अपने लेखन में, अपने जीवन में हिंदी का हठ, यानी व्यक्तियों को देखो और केवल कुछ शब्दों में उसका पूरा सार रख दो। शमशेर जी की व्यक्तियों पर लिखी हुई जो रचनाएं हैं आप उसमें ये बात पाते हैं। त्रिलोचन पर लोगों ने लिखा और बहुत सारे लोगों पर लिखा। शैलेंद्र पर कविता का उल्लेख किया विंध्याचल जी बहुत जी खुश हो गया आया जाके, मुझे बहुत खुशी हुई। कविता का विवेचन सुनना कविता सुनने से हमेशा ज्यादा रुचिकर मालूम होता है। कविता ही आदमी सुनना चाहता है, कविता की विवेचना कौन सुनना चाहता है। लेकिन अगर कविता के भीतर से आप विवेचना करते हैं तो वो भी अच्छी लगती है। अपने प्रिय से परिचय कराने वाला जो होता है ना वो भी प्रिय होता है। तो असली जो आनंद है वो कविता का है। हम सबके अगर प्रिय हैं ज्ञानेंद्रपति तो अपनी कविता से, और उन्होंने जानबूझकर अपना पूरा परिचय केवल कविता का रखा है, केवल कविता। वह पटना में अधिकारी रहे इसका वो आभास भी नहीं दे, उल्लेख भी नहीं करते, चाहते भी नहीं। तो ये उनका अपना चुनाव है और उसके लिए कलेजा चाहिए। धूमिल की एक पंक्ति है, कविता मांगती है एक अदद आदमी खुराक में, पूरा उस आदमी को ही खुराक में मांगती है कविता। तो किसका है जिगरा
जो अपना पूरा का पूरा सब कुछ कविता को खुराक में दे दें। ज्ञानेंद्र पति ने अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई लिखाई और हम सब लोग अपने जो कुल परिवार वगैरह का दुनिया भर का अभिमान लेके आते थे वो सब उतार रख दिए, वो अपना लगा लेते ना। जिसको जीवन भर के लिए चाहा है उसको उसके आगे अर्पित करते हैं। तो कविता को उन्होंने चुना और उसको उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। ये भूमिका इसलिए कह रहा हूँ कि तब आदमी उसको गंभीरता से लेता है। वो भी इसीलिए आमतौर पर 5 कवि बार बार उनकी चर्चा में आते हैं। निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। और ये जो एक मंडल बनता है ना, उसमें निराला को वह कभी नहीं खोलते। इसलिए स्वयं निराला भी एक उदाहरण है जिन्होंने कविता के लिए अपना सब कुछ दे दिया। मुक्तिबोध उसकी कविता में ही वो है। तो ऐसा ये जो 50 के आसपास और उसके बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी है, उसमें ज्ञानेंद्र पति ने अत्यंत गंभीरता से कविता का चुनाव किया और दे दिया अपने आप को। इसी वजह से जब वो 17 से 20 साल की उम्र के थे तभी उनका संग्रह आ गया। और जैसा कि कहा गया, भाई मदन कश्यप जी ने बताया कि पूरी राजनीतिक एक रसता को भंग करते हुए, जो कहते हैं हम लोग, जो बंगाल में नक्सलवाड़ी का वसंत का वज्रनाद हुआ, वसंत का वज्रनाद, इसी नाम से एक संपादकीय बीजिंग रिव्यू में छपा था। और इसलिए उसको वसंत का वज्रनाद जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है नक्सलवाड़ी आंदोलन। और इस नक्सलवाड़ी आंदोलन में केवल राजनीति की ही एक रास्ता नहीं, साहित्य की, विचारधाराओं की एक रास्ता भंग कर दी। हिंदी कविता में क्या चल रहा था? कविता का दौर था, कविता के साथ मजाक चल रहा था। उस समय की कविताएं का ज्यामितीय कविताएं, कहीं नहीं कौन कौन कविताएं, 50 किस्म के आंदोलन। और इस एक आंदोलन ने पूरी साहित्य की दिशा, कविता की दिशा एकदम बदल दी। तो उस दौर में जो जन्म लेने वाले कवि हैं, जाहिर है अगर वे संवेदनशील हैं तो वहां से उनको प्रेरणा मिली और उसने उनकी भाषा को, उनके भावावेग को, उनकी कविता को, उनकी कविता के संसार को बदल दिया। लेकिन कविता को जिसने लेकिन क्या है, गंभीरता से चूंकि लिया, उन्होंने विश्व कविता को पढ़ा है, अंग्रेजी कविता को पढ़ा। तो अगर गंभीर है वो, तो कविता को परंपरा में देखता है कि परंपरा में भी रूढ़ियां बनती चली जाती हैं। हर कविता में कुछ कन्वेंशंस होते हैं, हर युग के, हर अच्छी कविता की। छायावाद की अपनी रूढ़ियां हैं, नीति काव्य की अपनी रूढ़ियां हैं, प्रगतिवादी कविता की भी रूढ़ियां। तो बहुत जल्दी जिन लोगों ने अनुभव किया कि इस नक्सलवाड़ी के वसंत के वज्रनाद से जो कविता फूटी है, इसने भी अपनी कुछ रूढ़ियां पैदा कर दी। नई कविता से एक रूढ़ी चली आ रही थी बिंब की, बिंब विधान, एक बहुत बड़ी चीज थी। उसी तरह से प्रतीक, वो भी पहले से भी रूढ़ी थी, लेकिन नक्सलवाड़ी के आंदोलन की प्रेरणा से उपजी कविता में भी कुछ रूढ़ियां पैदा हो गई। और उस पथ पर चलते हुए भी ज्ञानेंद्र पति का एक और मन था। इसीलिए सभी के साथ ऐसा नहीं होता कि काव्य रचना भी करें और थोड़ा तरस्त होकर उसको देखें। उनके भीतर एक और मन है, जोरावर अपनी ही कविता को जांचता रहता है। वो समीक्षाओं पर निर्भर नहीं है कि कवि समीक्षक क्या बोलते हैं, आलोचक क्या बोलते हैं। उनसे पहले उन्होंने इस चीज को पहचान लिया कि अब इस रास्ते से कविता आगे। तो जो भी हम उठाते हैं, माने जी बाघ है,
तो बाघ एक प्रतीक हो जाता है, यह एक रूढ़ी है। बाघ तो सबसे पहले एक जीव है, मल्लाह तो सबसे पहले वह एक मनुष्य है। लेकिन धीरे 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 यह कविता एक रूढ़ी बना रही थी जिसमें हर चीज प्रतीक में बदल जा रही। एक हम लोगों के मित्र हैं शिवमंगल सिद्धांत का, उनकी कविताओं के कुछ संग्रह है उसी से प्रेरित, बसंत के बादल। तो सारी की सारी कविताओं में बसंत के बादल गरजते हैं, नक्सलवाड़ी क्रांति से प्रभावित कविताएं। बहुत लोग बहुत समय तक उससे उबर नहीं पाए, कविता को बाहर निकालना, क्योंकि जो मनुष्य है उसका जो जीवन है वही उपजीव्य है कविता का। इसको गंभीरता से लिया ज्ञानेंद्र कवि ने, और इसीलिए आप देखिए कि 10 साल बाद जो संग्रह आया उसका नाम ही है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। तो कविता भी एक जरूरी काम है, राजनीतिक काम की तरह या उत्पादन कर्म की तरह यह भी एक कर्म है। और इसीलिए आप पाइएगा कि अब रचना शब्द अधिक चलता है, कृति शब्द अधिक चलता है। इसीलिए ज्ञानेंद्रपति उन कवियों में हैं जो कविता को मनोदशा पर या मूड पर नहीं छोड़ दे, मूड के भरोसे उसको नहीं छोड़ दे, बल्कि कवि कर्म है तो उसके लिए बाकायदा लगना, और उस कवि कर्म की अपनी विशिष्टता है। बढ़ई अगर सुनार की तरह काम करने लगे तो सुनार के वजन से अगर वह हथौड़ा चाले तो काम नहीं चल सकता, और सुनार अगर बढ़ई की वजन से मारे तो गहना नहीं बन सकता। तो कवि कर्म जिसके औजार अलग है, शब्द है, भाषा बहुत बड़ा उसका एक ऐसा उपकरण, जैसे नाखून से हमारा गोश्त लगा हुआ है वैसे ही जीवन से भाषा लगी हुई, उसको सिद्ध करने के लिए लगातार मेहनत है। आप लोगों में से अनेक लोग जानते होंगे, वो एक लक्षण है कविता का जिसमें वाक्य और काव्य दोनों आता है। काव्यम रसात्मकम वाक्य, वाक्य ही काव्य हो जाता है अगर वह उसकी आत्मा रस हो, है ना। तो कविता की इकाई वाक्य है, बहुत पहले इन्होंने पहचाना। इसीलिए आप पाइएगा उनकी जितनी काव्य संग्रहों की कविताएं हैं उनमें अनेक बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ हैं और पूरा वह एक वाक्य है, पूरा एक वाक्य। जैसे उर्वशी में अनेक ऐसे अंश आते हैं जिसमें पढ़ने के लिए आप फेफड़े में बहुत बल चाहिए आपको, ये लंबे लंबे वाक्य है ना। उस तरह से ये लंबे वाक्य ऐसे हैं जो पूरा एक पैरा तक चलते जाते हैं। क्यों है ऐसा? क्या केवल उदाहरण देने के लिए है? इसलिए कि उसका आदर्श है निराला, जो पूरा एक चित्र देता है। इसलिए उस पूरे पैरा में कोई एक बात, कोई पूरा एक चित्र डाल दिया गया हो, इसलिए उसने बहुत बड़े कैनवास पर पूंजी उठाई है काम करने के। तो इसलिए आपको उसके पीछे श्रम दिखेगा कवि का, कितनी उसने मेहनत की है, और उसमें लय है। तो निराला अंत अंत तक उनके प्रिय, और बहुतेरे अध्यापक भी जिन कविताओं की ओर ध्यान नहीं देते उन कविताओं की ओर ध्यान शमशेर देते हैं, ज्ञानेंद्रपति देते हैं, त्रिलोचन का ध्यान उस तरफ जाता है। तो उन्होंने बार बार उद्धृत किया है एक मत प्राण करके उनकी कविता है, ज्यादा सर्वदिक प्रस्थान। तो मुक्तिबोध ने भी कहा है, कदम उठाता हूं तो 100 राहें फूटती हैं। तो सर्वदिक प्रस्थान और एक समग्र चित्र, ये समग्रता और उसके साथ साथ विविधता, ये उनकी भाषा में भी है और अंतर वस्तु में भी है। तो बहुत इस हठ करने की ही वजह से, एक जिद भीतर रहने की वजह से ही आप देखेंगे कि उन 2 संकलनों के अंतराल के बाद उन्होंने अपनी छवि खुद ही बनाई, उसने अपने को डाल दिया, है ना। एक कवि शब्दांकता बैठा गंग तीर, गंगा के तीर बैठे हुए वह शब्दांक रहा है। ये कठिन काम है, उसके पास रंग नहीं है, कूची नहीं है,
और कोई मसाला नहीं है, केवल शब्द ही है ना। कभी क्या है, आखर बर कभी ही अर्थ आखर बल साचा। केवल अर्थ, शब्द और अर्थ। शब्दार्थ नाम की पत्रिका निकालते हैं हमारे वशिष्ठ लोग। शब्दार्थ, वागर्थ भी एक निकलती है, वाक और अर्थ। तो इसी का बल है शब्दांकता। गंग दी केन किनारे बैठकर लिखी हुई कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की। उनकी विशेषता ये बताई है रामविलास शर्मा ने। तो मैंने कहा कि आपके संग्रह में उनकी बसंती हवा कविता नहीं है, क्यों? तो उन्होंने कहा देखो, बसंती हवा को मैं उनकी प्रतिनिधि कविता नहीं मानता, क्योंकि केदारनाथ वो धपाधप मचाया भी यहाँ है, वहाँ उछलती चल रही है हवा। उन्होंने कहा ये केदार का स्वभाव नहीं। केदार एक ही चित्र को, एक ही जीवन को, एक ही नगर को बार बार देखते हैं, रोज रोज देखते हैं, वर्षों देखते हैं और आंकते हैं। ज्ञानेंद्र पद के भीतर इसीलिए पूरी वह धारा है, कौन कौन कवि उसके झलक मारता है उसके पीछे, और वह सब ज्ञानेंद्र पति का अपना हो जाता है। इसलिए उन्होंने गंग तीर बैठ के जो शब्दांकन किया है, वो बार बार का, रोज रोज का, वर्षों का देखा हुआ जीवन है। और आप मुझे बता दीजिए, जेम्स प्रिंसेप के 19वीं शताब्दी के वो पेंसिल स्केचेस देखिए, उसमें है बनारस, उतनी विविधता फिर वहां दिखेगी। बनारस पर जितना अब तक लिखा गया है उन सब में, और ज्ञानेंद्र पति की इन कविताओं में आप देखिए जितनी विविधता है, विविध जीवन, विविध रंग, शायद ही उतरे। केवल यह कहने से कि मछेरों पर कविताएं लिखी, ऐसा नहीं है। यह क्या कहा था शुक्ल जी ने? पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, बार बार और चारों ओर से जीवन भर निरीक्षण करने से कुछ मिलता है। मल्लू मल्ला, मल्लू मल्ला, हाथ से भी ग्रहणशील जिनके पैर। एक कहानी मुझे बता दीजिए, एक उपन्यास बता दीजिए, वरुण के बेटे में भी बता दीजिए, जहां यह चित्र हो। आमतौर पर कविता पर यह आरोप लगाया जाता है कि जीवन की वह विविधता आ ही नहीं सकती कविता में, इसीलिए साहित्यकारों की कहानी की ओर मुड़ गया। लेकिन ये एक गजब अजब माने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका ठीक ठीक अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए, मैं तो कभी भी सोचता हूँ, जैसे पता नहीं अब किसने कहा ज्ञानेंद्र पति को कि जटिल कवि। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों का कहा हुआ कहा जा रहा है। किसने कहा? बहुत लोगों ने कहा होगा, उन लोगों ने कहा होगा जिन्होंने कविता के पास जाने की कोशिश नहीं की होगी। पार्क में आप पार्क की तरह जाते हैं, बगीचे में बगीचे तरह घूमते हैं, नदी में नदी की तरह घूमते हैं, तरणताल में तरणताल की तरह। लेकिन कविता भी मांगती है आपसे कुछ। उसके प्रशिक्षण के लिए हिंदी समाज ने क्या किया है? मैं कहता हूं कि अगर ज्ञानेंद्र पति की केवल गंगा तट पर लिखी हुई कविताओं का अगर कोई एक फिल्म बने, कविता फिल्म, तो आप देखिए कि उसमें उतने चित्र आएंगे जितने कि अब तक की बनी हुई तमाम बनारस पर बनी हुई फिल्मों में नहीं आए होंगे। ये मैं विश्वास से कहता हूँ। उसमें इतनी भंगिमाएं, इतने चित्र, वो इन मल्लाह का हाथ जैसे पकड़ता है चीजों को, उससे भी अधिक ग्रहणशील उसके पैर हैं। और उसके पैर नहीं लिखा है, उनके पैर। मल्लू मल्लाह के प्रति एक आदर है, क्योंकि यह उसकी एक विशिष्टता है, मानवीय विशिष्टता है, जो और की नहीं है। हाथ जितना उसने ग्रहणशील कर लिया पैर, तो उनके पैर। हाकर का एक दुख, जिसकी साइकिल गायब हो जाती है। नीम के छरक के बेचने वाले, उन पर नजर कितनी जाती है। महुए के पत्ते बेचने वाले, उन पर कितनी जाती है। और वे महुए के पत्ते जिस पर की तांबूल रख करके और फिर
खाया जाता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है ना, फिर वो वापस अपने स्रोत तक पहुंच जाता है। तो तोल्स्टॉय के पात्रों के लिए जैसे कहा जाता था कि वह वेदाभ्यास है जीवन का, क्योंकि जो बच्चे भी जन्म ले रहे हैं वो धीरे धीरे युवा होते हैं, हीरो होते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते हैं, और तोल्स्टॉय की कहानी चलती रहती है ना। इंसान और हैवान वाली कहानी पढ़ी है, घोड़े वाली कहानी कब तक चलती जाती है, तो घोड़ा मर जाता है तब तक भी कहानी चली ही जा रही है। तो ये समग्रता निराला की और बहुविधा, क्योंकि समय कम है और पहले ही कहा कि कविता का विवेचन कविता से रूखा होता है इसलिए मैं विवेचन में बहुत नहीं जाऊंगा। विंध्याचल जी ने बहुत अच्छा कहा कि अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें तत्सम शब्द भी आते हैं, बहुतेरे ऐसे नए शब्द, नई बात चूंकि कहनी है इसलिए नए शब्द गढ़ना होता। हजारों साल से कविता लिखी जा रही है, हजारों लोगों ने लिख डाला है, अब आपको नया कहना है उसी जीवन के बारे में। तो इतने शब्द, एक तरीका यह भी होता है साहित्यकार को कि किसका शब्द भंडार समृद्ध है। इस कसौटी को लेके चलिए तो आधुनिक कवियों में निराला, कृतशील कवियों में त्रिलोचन, और उसके बाद मुझे लगता है कि ज्ञानेंद्रपति का शब्द भंडार सबसे बड़ा हो, ये अनुमान है मेरा। लेकिन यह भी एक कसौटी है, इससे भी देखना चाहिए। और एक सावधानी जो मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञानेंद्रपति ने जब अपना प्रस्थान माने दूसरा रास्ता लिया गंगा तट से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पुरानी दृष्टि खो दी थी, ऐसा नहीं। ये उन कवियों में हैं जिन्होंने अपनी वर्गीय दृष्टि हमेशा सजग रखी है, और वो उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया इस पर, कविता में ही है। आज जबकि पूरा जीवन राजनीति ने पूरे जीवन को ग्रस्त दिया है, कोई भी बात उसके बगैर कहीं नहीं जा सकती, बाकी सारी चीजें उसके भीतर आती हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रपति कहीं राजनीति से आतंकित नहीं है, तात्कालिकता से आतंकित नहीं है, तात्कालिक घटनाओं से आतंकित नहीं है, बल्कि जो जीवन का प्रवाह है, इसीलिए उन्होंने उस जनता को पकड़ा जो सबका आधार है। विवेकानंद ने कहा, धन बल से, विद्या बल से, बाहुबल से, जिस तरह से भी सत्ता प्राप्त की गई हो, लेकिन उसका आधार हमेशा जनता होती है, और जो सत्ता जनता से जितनी ही दूर होती है वह उतनी ही कमजोर होती है। इसलिए आपके पास एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, और तब आप देख पाएंगे ये सब जितना तामझाम दिखाई दे रहा है, ये जो इतने ऊंचे ऊंचे क्या आजकल खड़ा किया जाता है सभाओं में, मंच नहीं, नेता का एक बड़ा भारी खड़ा कट आउट। तो ये जो कट आउट है पौने है, इस पौनेपन को ढकने के लिए कट आउट लगाए जाते हैं। तब वो एक बड़ी नजर से देखता है, जैसे व्यास देख रहा था, तमाम राजा वह कुत्ते की तरह लड़ रहे। लिखा है महाभारत में, मैं नहीं कहता, सब राजा महाराजा कुत्ते की तरह लड़ रहे। तो एक वहां एक आंख है। हालांकि ज्ञानेंद्रपति ऐसे कवि नहीं है जिनकी, और उनको पसंद भी नहीं है कि उनकी पंक्तियां पढ़ के सुनाई जाए, है ना। निराला को भी पसंद नहीं था। निराला कहते थे कि वो पूरा पैरा उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पंक्ति सुनाता हूँ। पूंजीधर अब नेपथ्य में नहीं है, मंच पर है। क्राइम पॉलिटिक्स का, बाहुबल का और राजनीति का जो गठजोड़ है, अब वो केवल बहस की चीज नहीं रह गई, वह मंच पर है। तो ये जो पूंजी का सर्वग्रासी संकट है, सभ्यता का जो संकट है, उसको उन्होंने अपने चित्रों से और अपने ढंग से, अपनी कविता वाला जो औजार है उसको नहीं छोड़ा। इतना भरोसा है कविता पर,
इसीलिए बाद वाला सबसे अंतिम जो संग्रह है कविता भविता, उसमें देखिए कविता पर उनका भरोसा खुल ले आया है। कवि के व्यक्तित्व को सबके बीच अलग से ठीक से रखा है। और कोरोना पर जो कविताएं उनकी हैं, उसमें आप देखिए वहाँ भी उनकी जो राजनीतिक टिप्पणियों पर उसमें टिप्पणियां नहीं जड़ी गई हैं, बल्कि वहाँ भी जो पैदल जो साक्षी चांद कविता में आप देखिए, जो मीलों की सैकड़ों मील की यात्रा करते हुए जनता आ रही है और फिर जो लौटे हुए लौट रहे हैं भी कविता में। तो उसमें भी जो मुख्य जनता है, निर्माण करने वाली, उत्पादन करने वाली, इस जीवन के प्रवाह की नौका को खेने वाली, वह सब उनकी मुख्य चिंता में आती है। उसमें एक सुनाऊंगा मैं आपको, रहबर रहम दिल। उन्होंने कहा ना, आत्मोपहास नागार्जुन का जिगरा था कि वो अपनी भी हंसी उड़ा सकते थे। तो कवि वह जो अपने से भी प्रश्न करे। रमजान में आप जानते दिन भर का रोजा, और उसमें एक मुसलमान रोज उसको रमजान का हिस्सा ही मान करके उन पैदल चलने वाले कोरोना के जो यात्री है, दुखी यात्री है, मजदूर, उनके लिए वहाँ पहुँच कर रास्ते पर, है ना, उनके लिए वह पानी पिलाता है, उनका प्रबंध करता है। अपने से प्रश्न किया है, शायद ये अंतिम पंक्तियां हैं कविता की, रहबर रहम दिल। वह रहबर है ना, वो मार्गदर्शक है वो, इसलिए कवि उसके प्रकाश में अपनी आलोचना करता है। कौन लिख रहा है कोरोना काल की सच्ची कविता? कौन लिख रहा है कोरोना काल की सच्ची कविता? घर बंद कवि या पिघलते से कोलतार वाली तपती सड़क पर खड़ा वह रहबर रहम दिल? पूछता हूँ मैं खुद से, पूछता हूँ मैं खुद से। तब फिर आपको घूम के जाना पड़ेगा, कौन लिख रहा है कोरोना काल की सच्ची कविता। इसीलिए जितना भी संक्षेप हो सकता हो, जितना भी संक्षेप हो सकता हो, और उसके बाद जो बचता है, एक और दृष्टि से कविता पढ़िएगा ज्ञानेंद्र पति की, हमेशा छोटी से छोटी भी कविता हो, कि क्या इसमें से अब कोई शब्द हटाया जा सकता है, ये सोचिए, और फिर देखिएगा इसमें से कोई शब्द हटाने पर क्या अंतर आता है। भाषा पर उन्होंने जो जबरदस्त काम किया, धुन कर रख दे, धुन दे यह भी एक है, लेकिन जो हिंदी की मुहावरेदानी की ताकत है, धुन कर रख दे, बुन कर रख दे, ये जो हिंदी की मुहावरेदानी की ताकत है। तो ऐसी बहुत सारी ढेर सारी बारीकियां हैं, और चूंकि समय बहुत हो गया है, 3 बजे तक ही ये सत्र हो जाना चाहिए था, तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। भाई ज्ञानेंद्रपति जी ने जो खुद अपनी ही कीमत चुका के, जिंदगी की चुका के जो हमें दिया है, हिंदी जाति को दिया है, आज उसका सम्मान नागार्जुन स्मृति निधि से हुआ, स्मारक निधि से हुआ, और ये भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में हुआ। अब बार बार झारखंड और पथरगामा की बात हो रही, तो आप लोग समझते होंगे कि संथाली भाषा है ज्ञानेंद्रपति जी की। ज्ञानेंद्रपति जी की भाषा भोजपुरी है, उन्होंने भोजपुरी में बाकायदा लिखा है और मैंने पढ़ा है, और अभ्यास न रहते हुए अगर आप भोजपुरी लिखें तो हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन उन्होंने 19 सदिया हुए हाथों से अपने गांवों पर भोजपुरी में लिखा है। तो अपनी भाषा में, अपने लोक जीवन में